मैं समझता हूँ कि सिर्फ कोई हमने सीरियल की बात नहीं की है, पर्सपेक्टिव एंड डायमेंशंस हैव गॉन फ्रॉम ए आर्टिकल्स फॉर ए मंथ और टू। आई मैडम आपके अनुसार चेंजिंग ऑफ टाइम, बिल्कुल सर। तो मैंने एक आपका एक एक एपिसोड का एक एक अनुभव है ना सर। यहाँ पे लोग सर आपको किताब तो लिखनी चाहिए इसमें कोई वन मोर समय मैम आई जरूर लिखो। आई मैम क्योंकि ये जो बहुत दिलचस्प बातें हैं इससे आपने तर्जुमा मचाया आई आई अरे आओ आओ भाई, आनंद जी आइए। सब आइए ना। जो बाकी है वो आ जाइए। आनंद जी आ जाइए। मिलो हो गया। हाँ जी आलू जी आ रहा हूँ ना। जी जी आ रहे हैं ओ ओके सर रहिए सर। एक मिनट वाला हाँ हाँ पंडित जी आओ। अरे पंडित जी आइए। हिमांशु को बुलाना। आप पूछते रहे और सिलसिला चलता रहा। आपने कुछ खाया नहीं? ओ आ जाओ हिमांशु आ जाओ हिमांशु जी बालाजी आ जाओ। थैंक यू बालाजी। What is this particular? मैं क्यों डायलॉग बोलूं? हेलो हेलो, आप देख रहे हैं LI न्यूज़। यार राइट। धीरज जी, अपनी जर्नी जो टीवी से शुरू की थी 1984, वहाँ से कुछ बताएं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। 1984 से जो धीरज कुमार के सफ़र की शुरुआत हुई और आज सन 2014, सफ़र बहुत लंबा सफ़र रहा। इस सफ़र में कई पड़ाव आए, कई उतार आए, कई चढ़ाव आए। ये ज़िंदगी का एक नियम है। जाहिर सी बात है, सफलता असफलता ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं जो हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। मुझे याद है कि 1984 में जब टेलीविज़न की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई तो लोगों ने बहुत कहा कि भाई ये टीवी क्या है, ये टीवी वो कृषि दर्शन वाला टीवी, आप उसकी बातें कर रहे हैं। तो मैं कहा भाई वो अभी कृषि दर्शन लगता है, लेकिन एक समय आएगा जब इसके दर्शन करने के लिए लोग हमेशा उतावले रहा करेंगे। और तो वही बात हुई कि 1984 से 2014 तक आते आते आज टीवी के दर्शन करने के लिए लोग टीवी के सामने बैठते हैं। सेटेलाइट चैनल्स आ चुकी हुई हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि एक एक पात्र का, एक एक कैरेक्टर का नाम उन्हें याद रहता है। लेकिन सन 1984 जब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तब शायद ऐसा माहौल नहीं था और ना ही ऐसी बातें होती थी। 1984 में हमने अपनी शुरुआत करी, कंपनी का नाम रखा क्रिएटिव आई। क्रिएटिव आई का पहला सीरियल था कहाँ गए वो लोग। कहाँ गए वो लोग एक ऐसा सीरियल था जो देश के उन गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है, जिनके पैदा होने पर किसी ने झंडे नहीं लहराए, जिनके मरने पर किसी ने मातम नहीं बनाया। ऐसे लोग कहाँ चले गए हैं? मतलब समंदर की वो बूंद पानी में जब मिल जाती है तो लोग समंदर को याद रखते हैं, लेकिन उस बूंद को याद नहीं रखते। तो सीरियल का उद्देश्य यही था कि वो बूंद कहाँ चली गई, कहाँ चले गए ऐसे लोग। अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने ही लोग थे। मुझे याद है कि 1984 में ही उस सीरियल को उस वक्त के जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने उसे बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर से नवाजा था। और ये हमारे लिए पहला एक ऐसा पड़ाव था जहां हमें लगा था कि टेलीविज़न की दुनिया में हमारा प्रवेश हो गया है। और पहला ही पड़ाव ऐसा था कि हमने पहली ही सीढ़ी में एक सफलता की सीढ़ी को पार कर लिया है। लेकिन अब यह कह दें कि साहब पहली सीढ़ी पार करने के बाद आप अपनी मंजिल को पा लिया, नहीं, मंजिल इतनी आसान नहीं होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मंजिल में बहुत पड़ाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। शुरुआत हुई, हमारा सफ़र आगे बढ़ा। कहाँ गए लोग के बाद अदालत,
देश का एक ऐसा सीरियल आया विच वॉज बेस्ड ऑन दैट क्राइम नेवर पेज। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म स्टार उस ज़माने की जिनका नाम आज भी है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को हमने टेलीविज़न सीरियल में लिया। हालांकि हेमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने कहा भी कि धीरज क्या टेलीविज़न, मैं कहा हेमा जी आप करिए तो सही, आपको बड़ा इन्जॉय होगा। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ 2 या 3 एपिसोड किए एंड शी रियली enjoyed. And in that particular series, I brought the stalwarts of the industry like जाल मिस्त्री साहब, विश्वजीत साहब उस ज़माने के एक्टर थे, राज किरण साहब, सईद जैफरी, रज़ा मुराद और बहुत सारे लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बाद में चलकर अपना नाम कमाया, जैसे मुकेश खन्ना, महाभारत के जितने पांडव थे, जैसे में अर्जुन, उसके बाद युधिष्ठिर, ये जो पात्र निभाया था जिन लोगों ने, गजेंद्र चौहान, ये सभी जो है क्रिएटिव आई लिमिटेड की देन है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। और उनकी शुरुआत मेरी ही कंपनी के साथ 1985 से अदालत से हुई थी। सफ़र आगे बढ़ा, सीरियल बहुत बनाए, जिनमें से कुछ जो मुख्य सीरियल्स हैं जो मुझे आप कह सकते हैं कि याद भी आ रहे हैं, जिसमें संसार, घर संसार, कुछ भी हो सकता है। फिर एक दौर आया कि जब हमने ये सामाजिक सीरीज़ की तरफ से एक मोड़ नया लिया, और वो मोड़ था माइथोलॉजिकल सीरीज़ का। माइथोलॉजिकल सीरीज़ में ओम नमः शिवाय, और यहाँ पर जो मेरी पत्नी है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जूबी कोचर। वो मेरे साथ 1984 से जुड़ तो गई थी, लेकिन 90s तक आते आते उन्होंने एक निश्चय किया कि भाई अभी धीरज कुमार और जूबी कोचर को मिलकर हिंदुस्तान के दर्शकों को एक ऐसा सीरियल देना है कि जिसे लोग आने वाले समय तक याद रखेंगे। और इस तरह से हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, और ओम नमः शिवाय 1996 में दूरदर्शन पर लोगों को देखने को मिला। ओम नमः शिवाय हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगला भाषाओं में इसका निर्माण हुआ, और यानी कि डबिंग रीजनल लैंग्वेजेस में हुई और हिंदी में इसका एक्चुअल निर्माण हुआ था। ओम नमः शिवाय से जो हमें ख्याति मिली, जो नाम मिला, मैं समझता हूँ कि एक पूरा टीम वर्क था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो कारवां जो था वो एक टीम के रूप में बनता चला गया था। ओम नमः शिवाय के निर्माण में हर इंसान ने एक यज्ञ में अपनी कला की आहुति डाली थी। वो कला की आहुति एक ऐसी आहुति थी कि आज भी सन 2014 में प्रांतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में डब होकर ओम नमः शिवाय वर्ल्ड के कम से कम 11 से 12 मुल्कों में कंटिन्यूस अपने आप का प्रदर्शन कर रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है। यानी कि अगर आप कहेंगे इंग्लिश के अंदर, जापानीज़ के अंदर और बहुत सारी भाषाओं में वो सबटाइटल हुआ और बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ। इसी तरह से प्रांतीय भाषाओं में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के अलावा गुजराती में, मराठी में, भोजपुरी में, इन तमाम इस सीरियल की भी डबिंग हुई। इसके बाद हमारा एक माइथोलॉजिकल का दौर आगे बढ़ता गया। ओम नमः शिवाय के बाद जो हमारा सीरियल आया था उसका नाम था श्री गणेश। श्री गणेश सोनी चैनल पर आया, बहुत सफलता उसने हासिल करी, और साथ ही साथ फिर हमारा स्टार पे एक सीरियल आया था जप, तप और व्रत, जो भगवान विष्णु पर आधारित था, और इस सीरियल ने भी काफ़ी सफलता हासिल करी थी। इसके बाद तो जैसे कहते हैं ना कि क्रिएटिव आई लिमिटेड, धीरज कुमार, जूबी कोचर और उनके साथ तमाम जुड़े हुए लोगों ने माइथोलॉजिकल के तो जैसे एक बाढ़ सी ला दी थी, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी क्रांति लाई जाए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो अपने संस्कारों को भूल चुकी है, जो अपने इतिहास को भूल चुकी है, उसके बारे में उनको बताया जाए, जतलाया जाए। फिर सीरियल्स आए, ओम नमो नारायण, जय संतोषी माँ, गणेश लीला, श्री गणेश पहले बना था, फिर गणेश लीला दोबारा बनाया हमने, और एक माइथोलॉजिकल्स की हमारी बाढ़ ऐसी बढ़ती ही चली गई। और मैं समझता हूँ कि इस सब में भगवान का बहुत बड़ा हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी, और उनकी ही कृपा से हमें हिम्मत मिलती थी कुछ ऐसा कर दिखाने की जो हिंदुस्तान की जनता नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भी, भारतीय मूल के लोग और दूसरे भी जो हैं इन सीरियल को देखें, सराहें,
प्रशंसा करें और इन सीरियल से कुछ ग्रहण करें। एक मिनट कट कर। समय के साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़े, समय के साथ साथ क्रिएटिव आई लिमिटेड की तरक्की होना शुरू हुई और सन 2000 में हमारी जो कंपनी थी वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो गई। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ साथ ही हम मार्केट में आए और लोगों ने हमें खिताब दे दिया था कि माइथोलॉजिकल किंग्स। मैं बड़ा हंसता था, अरे भाई हमने माइथोलॉजिकल सीरीज तो बनाए हैं लेकिन उसके साथ साथ हमने सोशल भी बहुत बनाए हैं, लेकिन इसमें लोगों का कसूर नहीं था। कहते हैं ना कि आप जो अभी हाल ही में करके हटे हैं उसी से जाने जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने हाल ही में कोई बहुत बड़ा काम किया तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे या उसकी बुराई करेंगे। तो क्योंकि माइथोलॉजिकल इतने स्ट्रॉन्ग सीरीज हो गए थे और उनका एक ऐसा मुजस्समा, एक ऐसी अमिट छाप लोगों के दिलों पे और दिमाग पे छा गई थी कि लोग हमें माइथोलॉजिकल के नाम से ही जानने लग गए थे। लोग तो कई यहाँ से कहने लग गए थे कि भाई आते थे कि धीरज जी हम आपके पाँव छूना चाहते, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता था, क्षमा करके हाथ जोड़ के क्षमा मांगता था कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान का निमित्त मात्र हूँ, मेरी पत्री निमित्त मात्र है। हम बनाने वाले लोग उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनके पाँव छूए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हे दाता हमें शक्ति इतनी देना कि हम अपने मार्ग में कभी रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहें और हमारा जो यज्ञ है, जो कला का यज्ञ है, इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो सन 2000 के बाद सैटेलाइट चैनल्स बहुत पहले आ गई थी, जैसे जी टीवी आया था। यहाँ पर मैं उनका कुछ जिक्र करना चाहूँगा। जी टीवी जब शुरुआत हुई थी, सुभाष चंद्र गोयल साहब बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ पहला सीरियल मैंने बनाया था उनकी चैनल के लिए, अपराध। अगेन इट वाज ए सीरियल विच वाज एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट कि इफ़ यू डू द क्राइम वन डे यू विल बी कॉट। सीरियल बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन कहते हैं कि वो ज़रा दूरदर्शन का जो नशा था वो हमारे दिमाग पर छाया हुआ था। हमारा दिल हमेशा करता था कि हम और कुछ दूरदर्शन के लिए बड़े से बड़ा कार्य करें। तो हमने अपनी जर्नी सैटेलाइट और दूरदर्शन के बीच में डिवाइड कर दी। साथ ही साथ सैटेलाइट में अभी स्टार का भी प्रादुर्भाव, यानी कि स्टार सीरियल की भी शुरुआत हो चुकी हुई थी, उनके लिए भी हमने काम करना शुरू किया और दूरदर्शन के लिए भी काम करना शुरू किया। इन सीरियल के साथ साथ हमारी कंपनी ने एक नया विंग खोला जिसका नाम रखा क्रिएटिव आई लिमिटेड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिवीज़न। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिवीज़न का मतलब बहुत सिंपल सा था कि हम अपने हैं सीरियल्स की मार्केटिंग करते थे। हिंदुस्तान के जो मल्टीनेशनल क्लाइंट हैं लाइक कोलगेट पामोलिव, वीडियोकॉन, गोदरेज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड बहुत सारे, उनको हम अपने सीरियल्स में एडवर्टीज़मेंट के लिए लाते थे, उनके एडवर्टीज़मेंट दिखाते थे, जो हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लग गई थी। और उनके साथ साथ हमारा एक परस्पर संबंध भी बनता जा रहा था। फिर हम लोगों ने फिल्म्स को प्रोक्योर करना शुरू किया, यानी कि हिंदी फीचर फिल्म्स को दूरदर्शन पे दिखाने के लिए, सैटेलाइट चैनल्स पे दिखाने के लिए। तो क्रिएटिव आई लिमिटेड की ये जो एक शाखा थी, ये एक आहिस्ता आहिस्ता ये भी बहुत ही प्रोग्रेस करने लग गई, जो फिल्में प्रोक्योर करती थी, फिल्में दिखाती थी और अच्छी खासी उससे भगवान की दया से आमदनी होती थी। इसी के साथ साथ मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स के अंदर भी एक पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हमने इसी डिवीज़न में, क्रिएटिव आई लिमिटेड की ही सेकंड डिवीज़न में, एक स्पोर्ट्स के लिए शारजा के अंदर ए टीम के क्रिकेट मैचेस करवाए थे, जिसमें हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, शारजा के और इंग्लैंड के और एक या दो टीम और थी, उनके तमाम ए टीम के खिलाड़ियों को लेकर टीमों का गठन किया। और ये जो टीमें होती थी ये आपस में मैच खेला करती थी, विच वॉज अगेन ए काइंड ऑफ ए बिग इवेंट एक्चुअली। एंड फ्रॉम हियर क्रिएटिव आई लिमिटेड स्टार्टेड ए न्यू जर्नी और डूइंग इवेंट्स एंड ऑल्सो मेकिंग एडवर्टीजमेंट एड्स एंड फिल्म्स फॉर द मेजर क्लाइंट्स ऑफ द नेशन। हम इसके साथ साथ जुड़े सरकारी संगठनों के साथ। हमारी जो कंपनी है क्रिएटिव आई लिमिटेड, it was empaneled with the government of India's many companies. We were the official filmmaker for Ministry of Agriculture, Ministry of Health,
एंड यस मैंने रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑल्सो। तो हमने बहुत सारी एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, स्मॉल फिल्म्स, इन सब का निर्माण हमने करना शुरू किया। तो अगर चंद शब्दों में कहा जाए, अब तक आते आते सन 2002 हो चुका था जहां क्रिएटिव आई लिमिटेड सीरियल्स का निर्माण कर रही थी, एड फिल्म्स का निर्माण कर रही थी, कॉरपोरेट फिल्म्स का निर्माण कर रही थी, फिल्म को प्रिक्योर कर रही थी और इवेंट्स कर रही थी। तो एक मुख्य धारा के साथ कई और ऐसी धाराएं बहने लग गई थी, जिसकी वजह से क्रिएटिव आई आहिस्ता आहिस्ता एक सफलता की पायदान को पार करते हुए एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसका ये मतलब नहीं कि क्रिएटिव आई को सिर्फ सफलता ही मिली। वेयर सक्सेस इज देयर, ऑब्वियसली अ टाइम कम्स वेयर यू हैव टू फॉल डाउन ऑल्सो। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कि भाई अगर आपको सफलता मिलती है तो उसमें झटका भी लगता है, और झटका भी माशाल्लाह कभी कभी 440 वोल्ट से ज़्यादा लगता है, और लगना भी ज़रूरी होता है कि नहीं तो इंसान ये सोचेगा कि भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग ग्रेट इन लाइफ। तो झटका लगा तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ हमने अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, और ये सोचा कि नहीं, अब बहुत सारे काम नहीं करने, बल्कि कुछ एक या दो या तीन चीज़ों पे ही केंद्रित होकर उसी को ही सफलता के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से आगे लेके चलना है। इसे बीच हमने फिल्म का निर्माण शुरू किया। आई एम वेरी हैप्पी टू से हमने बच्चों की एक फिल्म आबरा का डाबरा का प्रोडक्शन शुरू किया। उसकी खासियत ये थी कि ये फिल्म 3D प्लस में थी। नाउ व्हाट इज 3D प्लस? कि अगर इस फिल्म को आप हिंदुस्तान के नॉर्मल टेलीविज़न एनालॉग सेट पे भी देखेंगे चश्मा लगाकर, तो आपको 3D का इम्पैक्ट नज़र आता रहा कि जैसे चीज़ आहिस्ता से आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। मेरा उद्देश्य था कि 3D फिल्म का निर्माण तो करूं, मगर साथ ही साथ मैं 3D प्रोग्राम्स को इंडियन टेलीविज़न पर लेकर आ सकूं। हालांकि मैं समझता हूं कि शायद वो जो प्रयास था वो समय से कुछ पहले था। आबरा कडाबरा में तो चलिए जो हमें सफलता मिली सो मिली, काफ़ी R&D हुई। हमारे साथ इसके अंदर जापान की जो फर्म है, एक मशहूर फर्म है, उन्होंने हमको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी दिया था और हमारी बहुत हेल्प भी की थी। मगर हमारा जो सपना था कि 3D के प्रोग्राम्स को इंडियन टेलीविज़न पर लाया जाए, वो हम शायद पूरा नहीं कर सके। उसकी वजह यही थी कि आई थिंक वी वर रनिंग अगेंस्ट द टाइम और रनिंग बियॉन्ड द टाइम, कि समय से पहले हम कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज जो है मैं समझता हूँ कि अगर हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर आज भी अगर प्रोग्राम बनाएं, बहुत लंबे प्रोग्राम्स नहीं, और जो हमारा इरादा है, तो मैं समझता हूँ कि 3D के प्रोग्राम्स 26 एपिसोड के, 39 एपिसोड के, और जैसे क्रिसमस आ जाता है, न्यू ईयर आ जाता है, दिवाली आ जाती है, तो पर्टिकुलर कुछ अच्छे थीम्स लेके चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करने के लिए कहें बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि स्टिल इट कैन बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, और वो क्रिएटिव आई लिमिटेड करेगी भी। अब हम आ जाते हैं आज के दौर में। कहते हैं कि कोई अकेला तो अपनी मंजिल को पाना चाहे नहीं पा सकता है, हमेशा ही बहुत सारे कंधे जुड़े होते हैं। और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अब मेरे साथ जो क्रिएटिव लोग जुड़ चुके थे, जब मेरे फाइनेंशियल हेड सुनील गुप्ता मेरे साथ आ गए थे, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर अलिंद श्रीवास्तव हैं, मेरी क्रिएटिव हेड जो है फिल्म एंड टेलीविज़न की संध्या रियाज और उनकी पूरी टीम है, और जो मेरी पत्नी जुबी कोचर जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है, इन तमाम लोगों ने मिलकर कहा कि नाउ लेट अस डू बिगर थिंग्स फॉर सैटेलाइट ऑल्सो। इससे पहले भी हम सैटेलाइट के लिए बहुत सारे सील बना चुके हैं, जिनके मैं चंद नाम ले सकता हूँ, बेटियाँ, मायका, प्रीतो, बहुत सारी सीरीज़ है जो मेरे जहन में हैं। मगर अब ये आया कि अगर हमें लोग माइथोलॉजिकल किंग के नाम से जानते थे, तो क्यों ना एक बार दोबारा एक नई शुरुआत की जाए। तो अब जो हमने एक नई दोबारा शुरुआत की है, सन 2014 दिसंबर, 4 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नए चैनल्स आना शुरू हो गए हैं। एक नया चैनल आया है सोनी का, सोनी पल, जिस पे हमारा एक नया धारावाहिक अभी शुरू हुआ है। द सीरियल इज कॉल्ड
सिंहासन बत्तीसी. Singhasan Battisi is a story of King Vikram and King Bhoj, and it's a first historical, mythological and fantasy serial. इस सीरियल के माध्यम से हम लोगों को एंटरटेन तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को इतिहास के पन्नों में दोबारा लेकर जा रहे हैं. बता रहे हैं कि सिंहासन बत्तीसी राजा विक्रम को कैसे मिला, किस प्रकार सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियां, 32 स्टैचूज एंड 32 एंजल्स राजा विक्रम की कहानी राजा भोज को सुना रही हैं, और किस तरह से राजा भोज को अब ये प्रूव करना है उस सिंहासन को पाने के लिए कि वो 32 गुण जो राजा विक्रम में थे वो राजा भोज में भी हैं. सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सीरियल, larger than life. Special effects are fabulous, mind blowing. We are using the latest techniques, latest rotoscopy, extensions, और बहुत कुछ किया जा रहा है. टेक्निकल शब्दों को मैं अगर कहूँ, टेक्निकल शब्दों को साइड में रखते हुए कहूँ तो वी आर डूइंग अ लॉट इन दिस डेली which is coming on Monday to Saturday on Sonipal at 9:30 p.m. every day actually, Monday to Saturday. So एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्रयास है. इसके साथ साथ क्रिएटिवा लिमिटेड अब जो दूसरे में डाइवर्सिफिकेशन कर चुकी है. वी हैव ए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज़, वी हैव आवर इन हाउस स्टूडियो फॉर प्री प्रोडक्शंस एंड फॉर पोस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो. वी हैव ए स्टूडियो फ्लोर्स, वी हैव द लेटेस्ट हाई एंड इक्विपमेंट्स जहाँ हम सारी अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं बिकॉज उनको पूरा करने के लिए ही हमें इन सब बातों पर, इन चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है. एंड आई फील स्ट्रांगली दैट इट इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड facilities. If we have the in-house facilities, it helps any production house to do a better job. So the state of the art studio for pre-production and of course post-production हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पिंग फैसिलिटीज़ हैं और हमें हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद भी करती हैं. क्रिएटिवा लिमिटेड के कट कर दे एक सेकेंड ना. क्रिएटिवा लिमिटेड के जो भविष्य के प्लान्स हैं बहुत मजबूत हैं. इन प्लान्स में सीरियल्स के अलावा हम लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं डिजिटल कंटेंट में, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि जहाँ कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर डिजिटल कंटेंट में नहीं जाता है तो उसकी प्रोग्रेस जो है बहुत लिमिटेड हो जाएगी और वो जहाँ है वहीं तक रुकी रहेगी. 4G इज़ ऑलरेडी देयर राउंड द कॉर्नर. आपके प्लेटफॉर्म्स बदल जाएंगे. टेलीविज़न के साथ साथ इंटरनेट हो जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन्स हो जाएंगे आपके, जहाँ पर आपके शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट बहुत चलेंगे. शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट का मतलब होता है कि स्मॉल प्रोग्राम्स ऑफ 1 minute, 1.5 minute, which is informative and entertaining. Say for an example, we have a tie-up in place. Without revealing the name actually, I can say, we are creating digital content for the internet and as well as for the mobile 4G actually, like Mystic of India. क्या आप जानते हैं कि जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो आपको आधी परिक्रमा करनी चाहिए और आधी के बाद पूरी करी तो आपकी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है. सो दोज इंक्विजिटिव थिंग जो भारतीय संस्कृति में है लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं, तो उसके लिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम जो हैं 4G के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. इसी तरह से बहुत सारे हैं, हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है. तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंटेंट है इट इज़ द फ्यूचर. आप इस कंटेंट को सिर्फ भारतीय चैनल्स के लिए नहीं बल्कि मोबाइल अक्रॉस द बोर्ड, इंटरनेट अक्रॉस द बोर्ड, ग्लोबल हब के लिए आप बनाने जा रहे हैं. तो ग्लोबल हब जब आपकी व्यूअरशिप हो जाती है और ग्लोबल व्यूअर्स आपके कंटेंट को देखना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंपनी का नाम भी बढ़ता है और उसमें आपकी ग्रोथ जो है, द ग्रोथ इज़ ऑल्सो फिनोमिनल. सो वी आर ऑलवेज thinking, devising with a very strong team in place, strong creative in place, strong financial in place, how to evolve कि हम बदलाव के साथ अपने आप को कैसे बदलते जाएं. क्योंकि सच्चाई तो यही है कि बदलाव जो है वही ज़िंदगी की असलियत है. एसेंस ऑफ द लाइफ इज़ इवॉल्वमेंट.
आपको समय के साथ बदलना है, और जो क्रिएटिव आई लिमिटेड समय के साथ बदल रही है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप बहुत पीछे रह जाते हैं। एंड वाई नॉट, वाई शुड वी चेंज? वी हैव टू चेंज फॉर द बेटर पर्सपेक्टिव, फॉर द बेटर ग्रोथ, एंड बीइंग ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, it is a responsibility of Creative Eye Limited, and as well as being the chairman of the company, responsibility of Dheeraj Kumar to move forward with a positive goal, with a zeal, interest, enthusiasm. हम सपने लेते हैं, मगर सपने वो नहीं जो नींद में लिए जाते हैं। हम सपने लेते हैं जिनसे नींद नहीं आती है। जिन सपनों से आपको जब नींद नहीं आएगी तो वही सपने हैं आपको जिन्हें साकार करना होते हैं। वही सपने हैं, वही आपका दृढ़ निश्चय है, वही आपका संकल्प है जो आपको आपकी मंजिल की ओर, आपके गंतव्य की ओर लेकर जाता है। एंड यू हैव टू हिट द बुल्स आई, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट with the blessings of the God, with the blessings of Lord Shiva, and of course with the blessings of the viewers across globe, of course, सिर्फ भारतीय दर्शक ही नहीं, क्रिएटिव आई लिमिटेड बहुत जल्दी ही अपना एक ऐसा स्थान बनाएगी जो मीडिया कंपनीज के अंदर उसकी नंबर 1 पोजीशन होगी, और उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए नई टीम के साथ, नए उत्साह के साथ, नए लोगों के साथ हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास